इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? कोई सॉलिड है, ठीक है, कोई सॉलिड जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय डिफ्यूजन तो उसको हम बोलते हैं इम्बिबिशन। और उससे क्या होता है, उसने जब एब्जॉर्ब किया तो सॉलिड का जो साइज़ है, ये जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमने रात में चना जो है वो भिगाया, ठीक है, वो सुबह भीगने के बाद जो वो फूल के जो है वो उसका साइज़ वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। तो इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है व्हेन वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय सॉलिड, जिसमें कि है वाटर जो है वो सॉलिड्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो क्या करते हैं, उनका साइज़ जो है वो, उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। और ये जो सॉलिड्स हैं, इन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? इन सॉलिड्स को बोलते हैं कोलॉइड्स। ये जो सॉलिड्स होते हैं इनको बोलते हैं कोलॉइड्स। Example of imbibition are absorption of water by seeds and dry wood। अब सीड का जैसे एग्जाम्पल लिया, सीड ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ गया। सेम ऐसे ही जब हमारी यहाँ बारिश होती है, रेनी सीजन होता है, तो हम देखते हैं कि जो खिड़की या दरवाजे होते हैं उनका जो है वो वॉल्यूम वो फूल जाते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो फिर बंद नहीं हो पाते, वो बंद होने में उनमें जो है वो टाइम लगता है, उसको बहुत टाइट हो जाते हैं वो फूलने की वजह से। तो वो भी क्या हो रहा है? इम्बिबिशन हो रहा है। अब जब लकड़ी फूली, ठीक है, तो वो कुछ प्रेशर भी तो लगाएगी, तो उसने प्रेशर लगाया फूलने के बाद तो वो वहाँ से फट फट जाती है। यही तरीका था हमारे जो प्री हिस्टोरिक मैन थे, जो पहले के जो लोग थे, वो रॉक्स तोड़ने के लिए और बोल्डर्स को तोड़ने के लिए क्या करते थे, उसके बीच में वुड लगा देते थे, वुड डाल देते थे और उसको पानी देते रहते थे। उससे वुड जो थी वो भीग जाती थी, भीगने की वजह से वो फूल जाती थी और फूलने के बाद जो प्रेशर वो एक्सर्ट करती थी, वो प्रेशर से जो है वो रॉक्स एंड बोल्डर्स जो है वो टूट जाते थे, स्प्लिट हो जाते थे। तो कैसे टूटते थे? जब हमें कोई रॉक तोड़नी है, उसके बीच में हमने जो है वो वुड को भर दिया, उसमें पानी देते रहे, जब पानी देते रहे वुड जो है वो पूरी तरीके से, लकड़ी जो है वो भीग जाती थी, भीगने की वजह से वो फूलती थी और फूलने के बाद वो जो है बाहर की तरफ प्रेशर लगाती थी। जब वो प्रेशर लगाती थी तो उससे जो है वो रॉक वगैरह जो है वो टूट जाते थे। अब अगर ये प्रेशर नहीं लगता, इफ़ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर, अगर ये प्रेशर नहीं लगता इम्बिबिशन की वजह से, तो सीडलिंग्स भी नहीं होते। मतलब जब हमने सीड को मिट्टी में, सॉइल में गाड़ा, तो उसके बाद हम उसको वाटर देते हैं, वाटर देने की वजह से वो फूलती है, उसमें से जो है वो सीडलिंग होती है, सीडलिंग जो है वो बाहर निकल के, सॉइल से बाहर निकल के आती है। तो अगर ये प्रेशर ही नहीं होगा तो सीडलिंग भी जो है वो इमर्ज नहीं होगी सॉइल के बाहर, ठीक है। अब इम्बिबिशन भी क्या है? एक डिफ्यूजन ही है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है अलोंग अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें भी वाटर का मूवमेंट जो है वो अलोंग ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जैसे कि जो सीड है या फिर जो दूसरे मटेरियल्स हुए, उनमें कोई भी वाटर नहीं है, वो तो ड्राई होते हैं, उसमें वाटर तो है नहीं, उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती है। और जब हम उसको पानी में डालते हैं, जो पानी है उसमें वाटर की कंसनट्रेशन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होंगे, तो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। वही कहते हैं कि जो मूवमेंट होता है ये भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसीलिए जो भी ड्राई कोलॉइड्स हैं, जो भी सॉलिड्स हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। Water potential gradient between the absorbent and the liquid imbibed is essential for imbibition। तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो उस पर भी जो है वो एब्जॉर्बेंट जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि सॉलिड है, और जो लिक्विड उसकी सॉलिड के अंदर जा रहा है,
वो भी हम उसको भी चेक करते हैं कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है। वो एक इसेंशियल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, इम्बिबिशन के लिए। वही हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा थ्रू डिफ्यूजन। In addition, any substance to imbibe any liquid, affinity between the adsorbent and the liquid is also a prerequisite. अब कोई भी सब्सटेंस जो कि लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रहा है, इम्बाइब कर रहा है, उसकी एफिनिटी एड्जॉर्बेंट एंड लिक्विड के बीच में कितनी है, कितना मतलब उसकी एफिनिटी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इम्बिबिशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो इधर अगर हम फैक्टर की बात करें, कौन कौन से फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और द एफिनिटी बिटवीन द इम्बाइब्ड मीन्स जो भी लिक्विड इम्बाइब हो रहा है, लिक्विड जो भी इम्बाइब हो रहा है, एंड द एड्जॉर्बेंट सॉलिड जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है, उन दोनों के बीच में कितनी एफिनिटी है लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की, ठीक। नाउ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। So at some earlier stage you might have carried out an experiment. Earlier stages में शायद आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया हो, जिसमें है हमने वाइट फ्लावर की ट्विग को जो है वो कट किया और उसको कलर्ड वाटर में डाल दिया। एक ट्विग ली जिसमें वाइट फ्लावर है, इसको तोड़ के जो है वो एक कलर वाले वाटर, जिसमें कलर्ड वाटर है, उसमें डाल दिया, ठीक है। ये एक फ्लावर है, इसमें हमने इसको रख दिया, ठीक। अब थोड़ी देर के बाद जब हम देखते हैं उसमें ये देखेंगे कि जो ये वाला जो था ये तो वाइट ही है, लेकिन ये वाला जिस कलर का ये था वाटर था, उसी कलर का ये फ्लावर भी हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ आया कि कहीं से तो वाटर जो है वो ऊपर जा रहा है, फ्लावर तक जा रहा है, ठीक है। सो ऑन एग्जामिनिंग द कट एंड ऑफ द ट्विग, थोड़ी देर में जब हमने उसके कट एंड को देखा तो देखा है कि जो द रीज़न जिससे कलर्ड वाटर ऊपर जा रहा है, कि कुछ ऐसा रीज़न है जिसके थ्रू जो वाटर है वो फ्लावर तक चला गया। ये एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करता है द पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट, की वाटर का किसी के थ्रू तो वो ऊपर गया है, तो वो पाथ क्या है, वो पाथ है जिससे वो वैस्कुलर बंडल के थ्रू ऊपर गया है। स्पेशली इसमें मेन रोल क्या प्ले करता है, जाइलम मेन रोल प्ले करता है। तो हमने क्या देखा, हमने एक फ्लावर की ट्विग ली, ठीक है, उसको एक हमने कलरफुल जिसमें कलर्ड वाटर है उसमें हमने डाल दिया। सपोज़ ये कलर्ड वाटर है, इस ट्विग को कट किया था और इसको इसमें जो है वो ट्विग को कलर्ड वाटर के में डाल दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं ये जो वाइट था ये भी जो है वो कलर्ड हो गया, ठीक। फिर हमने उस ट्विग को देखा जहाँ से हमने उसको कट किया था, वो उस चीज़ को हमने नोटिस किया कि अब वहाँ पे कुछ तो ऐसा है ना कि जिसके थ्रू वाटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया है, तो उसमें हमें एक पाथ दिखाई देता है। वो पाथ जिससे वाटर का मूवमेंट हुआ फ्रॉम द कट एंड टू द फ्लावर, तो वो क्या है, वो है वैस्कुलर बंडल। अब वैस्कुलर बंडल में भी स्पेसिफिकली वाटर किसके थ्रू गया, थ्रू द जाइलम। Now we have to go further and try and understand the mechanism of movement of water and other substances of a plant. अब हम देखेंगे कि जो वाटर है, जो वाटर का मूवमेंट है और बाकी जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट है वो प्लांट में कैसे होता है, उसको अब समझा जाएगा। Now long distance transport of substance within a plant cannot be by diffusion alone. अब जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है किसका, सब्सटेंसेस एंड वाटर जो भी है, उसका सिर्फ डिफ्यूजन से तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक। और ये जो है
मेनली किस लिए होता है? ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल का इन अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल जो कि 50 माइक्रोमीटर की है, एक प्लांट सेल जो है वो 50 माइक्रोमीटर की है, ठीक। इसी में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उसमें थ्रू डिफ्यूजन उसी में कितना टाइम लग जाता है? 2.5 सेकेंड लग जाता है, ठीक। अगर इसी रेट से मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का तो 1 मीटर में ही कितने साल लग जाएंगे। और प्लांट तो इतने बड़े होते हैं। अब किसी ट्री ने जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करवाने के बाद उसको लीफ तक भेजना है। ट्री है, इसने जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कराया और इसको कहाँ तक भेजना है? इसको लीफ तक भेजना है, ठीक है। जब इसको लीफ तक भेजना है तो अगर ये डिफ्यूजन से जाएगा तो ये जा ही नहीं पाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए उसका मैकेनिज्म जो है वो दूसरा होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक, उससे तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। So, in large and complex organism, often substances have to be moved across very large substance. जो large और complex organism होते हैं उसमें substances जो भी होते हैं उन्हें move करना पड़ता है very long distance, very large distance, ठीक। Sometimes the site of production or absorption and the site of storage are far from each other. अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो साइट है प्रोडक्शन की, जैसे लीफ में जो है वो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की साइड दूसरी है, और जो भी फूड बना है, जो लीफ में फूड बना उसका जो साइट ऑफ स्टोरेज जो है वो दूसरी जगह है, ठीक है। तो वहाँ तक के लिए इतना जो दूर दूर का डिस्टेंस है उसके लिए ना तो डिफ्यूजन सफिशिएंट है और ना ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके लिए सफिशिएंट है। तो स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी so as to move substances across long distance। उसके लिए एक स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया, एक लंबी दूरी को जो कवर कर सके वैसा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट हो सके वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके और फास्ट रेट से कवर कर सके। Water and minerals and food are generally moved by mass और bulk flow। जो भी हमारा वाटर है, जो भी रूट ने मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, या फूड जो भी प्रिपेयर हुआ वो है वो किसके थ्रू, कौन सा सिस्टम उसमें हेल्प करता है? उसके लिए मास एंड बल्क फ्लो सिस्टम जो है वो यूज़ होगा और वो ही यूज़ होके वही जो है इन सब्सटेंसेस को, वाटर को, फूड को, मिनरल्स को जो है वो मूव करवाएगा। अब मास फ्लो में क्या होगा? मास फ्लो में जो सब्सटेंसेस जो भी प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे मिनरल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है और इसको हमें ऊपर भेजना है, तो ये जो है वो यहाँ पे मास फ्लो के थ्रू ये सारा जो सब्सटेंस है वो ऊपर जाएगा। तो मास फ्लो इज़ द मूवमेंट, ये एक मूवमेंट है सब्सटेंसेस का, और इसमें जो सब्सटेंसेस मूव करते हैं वो बल्क में मूव करते, इकट्ठे मूव करते। सिर्फ वाटर मूव नहीं करेगा, वाटर के साथ मिनरल्स भी मूव करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो इसमें देखा जाएगा जब ऊपर कम प्रेशर होगा, नीचे से प्रेशर लग रहा है तभी तो वो ऊपर जाएगा, तो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। प्रेशर डिफरेंस होगा तभी जो है वो मूवमेंट होगा। तो दोनों पॉइंट में यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, तभी ये प्रेशर यहाँ पे पुश कर पाएगा। तो it is a characteristic of mass flow that the substances, whether in solution or in some suspension, are swept along at the same pace।
तो इसमें जो भी सब्सटेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो जब यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो वाटर मिनरल जो है वो एक ही झटके में जो है वो दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे। जैसे क्या, जैसे रिवर है, रिवर में जब ऊपर से पानी आता है, ठीक, तो वो अपने साथ में सब चीज़ें बहाती ले आती है। जब पानी फ्लो में आ रहा है, बहुत ही तेज़ धार से आ रहा है, तो वो अपने साथ में सब कुछ बहाते लेता आ रहा है। इसी तरीके से जब मास फ्लो हो रहा है, जब इकट्ठा जो बल्क में जब चीज़ें जा रही हैं, फ्लो कर रहा है, तो अपने साथ मिनरल्स है, फूड है, वो सब एक साथ वो जो है लेके चला जाएगा और दूसरे पॉइंट पे जो है वो पहुंचा देता है। तो मास फ्लो में क्या देखा, मास फ्लो में हमने देखा कि हमारे पास जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, सपोज ये हमारा ट्री है, ठीक, अगर मैं इसको बनाती हूँ, इस कलर से बनाती हूँ, ये हमारी जो रूट्स हैं, ये हमारा ट्री हो गया, ये हमारे रूट्स हो गए, और यहाँ जो है वो लीव्स हैं, ठीक। अब जो भी सब्सटेंस यहाँ से रूट ने जो एब्जॉर्ब किया वो लीफ तक जाना है, तो यहाँ के प्रेशर में और यहाँ के प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। यहाँ से प्रेशर लगा तो जो भी वाटर था, मिनरल था, जो भी सब्सटेंस था वो यहाँ आया, यहाँ से प्रेशर लगा यहाँ आया, यहाँ से प्रेशर लगा यहाँ आया। तो प्रेशर दो पॉइंट के बीच में जो है वो प्रेशर डिफरेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस जो है बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मास फ्लो। और यहाँ पे जो भी था वो एक झटके में सारा सब्सटेंसेस को लेके जा रहा है, यहाँ से एक झटके में सारे सब्सटेंसेस को लेके जा रहा है। तो मास फ्लो में जो है वो इकट्ठा जा रहा है, बल्क में जा रहा है। This is unlike diffusion where different substances move independently depending on their concentration gradient। तो मास फ्लो जो है वो डिफ्यूजन के जैसा नहीं है, ये डिफ्यूजन से अलग प्रोसेस होता है। इसमें जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें जो है वो बल्क में लेकर जाता है और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड ईदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और अ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। सो ये जो है बल्क फ्लो जो है वो हमारे प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि ऊपर प्रेशर अगर कम है और नीचे ज़्यादा है तो नीचे वाला जो है वो पुश करेगा और ऊपर जो जहाँ पे कम है वो पुल करेगा। तो नीचे से पुश करके ऊपर पुल कर रहा है। अब ये जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट है जैसे कि गार्डन होज में होता है, और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट जो है जैसे कि सक्शन थ्रू स्ट्रॉ, तो उसमें हम ऊपर को खींच रहे हैं, जो हम पुल कर रहे हैं वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, और जो पुश कर रहा है वो हमारा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो पुल वाले को हम बोल सकते हैं कि वो नेगेटिव होता है, जैसे कि हम स्ट्रॉ से सक कर रहे हैं तो हम पुल कर रहे हैं, उसको खींच रहे होते हैं, तो वो हमारा नेगेटिव होता है। और जो पुश कर रहे हैं, जो नीचे से पुश हो रहा है वो हमारा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या था, नीचे से प्रेशर लगा ऊपर वाले ने खींचा, नीचे से प्रेशर लगा ऊपर वाले ने खींचा, तो पुश एंड पुल का मैकेनिज्म होता है। और इसी के साथ जो है वो जो सब्सटेंसेस हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो नीचे से रूट से जो है वो ऊपर चले स्टेम में जाएंगे, स्टेम से लीव्स में जाएंगे, और लीव्स से दूसरे पोर्शन में जाएंगे। इस तरीके से ये मैकेनिज्म चलता रहेगा। नाउ द बल्क फ्लो ऑफ मूवमेंट, ठीक है, किस चीज़ का मूवमेंट, सब्सटेंसेस का मूवमेंट थ्रू द कंडक्टिंग और वैस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो भी बल्क मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, किसके थ्रू होता है, जब वो वैस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सो अगर हमसे पूछा जाए ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन में हम बोलेंगे जब किसी सब्सटेंस का मूवमेंट जो है वो वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू हो रहा है प्लांट में, तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दैन इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन। Now, do you remember studying cross section of roots, stems and leaves
ऑफ हायर प्लांट एंड स्टडिंग द वैस्कुलर सिस्टम, जैसे कि आपने पहले ये करा हुआ है। द हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये वैस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम होता है एंड फ्लोएम होता है। जाइलम जो है वो एसोसिएट होता है विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ मेनली वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट्स, और उसके साथ कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स भी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। क्या देखा, जो हमारा हायर प्लांट्स होते हैं उनमें हाईली स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द ट्रांसलोकेशन, फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो वैस्कुलर टिश्यूज़ है इसमें जाइलम होता है एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो वैस्कुलर टिश्यू किससे मिलके बना है? जाइलम एंड फ्लोएम से मिलके बना है। जाइलम जो है वो किसके ट्रांसलोकेशन के लिए रोल प्ले करता है? दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, मिनरल and some organic nitrogen and hormones from the roots to the aerial part of the plant। रूट से लेके एरियल पार्ट, जो पार्ट है इस एंडिंग तक, वहाँ तक लेके जाते हैं। कौन लेके जाता है? रूट से एरियल पार्ट तक वो हमारा जाइलम है। जाइलम क्या क्या ट्रांसलोकेट करता है? वाटर को, मिनरल सॉल्ट को, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स। नाउ एरियल पार्ट कौन से होते हैं? एरियल पार्ट वो होते हैं जो भी सॉइल के ऊपर हैं, जो ग्रोइंग पार्ट्स हो गए, ठीक। द फ्लोएम ट्रांसलोकेट अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। फ्लोएम क्या ट्रांसलोकेट करता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को। कहाँ से? फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है? वो फ्लोएम करता है। रूट से एरियल पार्ट में कौन करता है? वो जाइलम करता है। लीव से अदर पार्ट में करता है फ्लोएम, रूट से एरियल पार्ट में करता है जाइलम, ठीक। और जाइलम जो है वो वाटर का, मिनरल सॉल्ट का, हार्मोन्स का एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ट्रांसलोकेशन करता है, जबकि फ्लोएम में जो है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन लीफ से अदर पार्ट में होता है। लीफ से अदर पार्ट में क्या होता है? जैसे कि फूड बना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना, तो फूड किसके थ्रू ट्रांसलोकेट होगा? फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेशन होता है फूड का। नाउ हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर? प्लांट्स जो है वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे प्लांट में जो है वो पानी जाता है, कैसे प्लांट में वाटर ऊपर तक मूव करता है। हमें पता है कि वाटर जो है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक। रूट्स प्रेजेंट है प्लांट में, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। अब रूट एब्जॉर्ब करके वाटर को कहाँ भेज रही है? प्लांट पे भेज रही है। रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजा? प्लांट में भेजा, ठीक। इसीलिए क्या है, हम रूट्स को वाटर देते हैं, ना कि लीव्स को वाटर देते हैं। हम सॉइल में पानी डालते हैं, सॉइल में हम जो है वो वाटरिंग करते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एब्जॉर्प्शन की, वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रूट से तो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो रूट्स हैं, रूट में मिलियन ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मिलियन में जो है वो हेयर प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ रूट। रूट की जो टिप होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसमें मिलियंस में जो है इस तरीके से रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये रूट हेयर क्या करते हैं? ये रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से? जो इसके पास में यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है, ये सॉइल से जो है वो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट में पहुँचाते हैं। अब क्या जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया वाटर को डायरेक्टली वो प्लांट में चला जाएगा? नहीं, पहले वो रूट में जाएगा, ठीक। सो रूट हेयर ने वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, फिर वो रूट में जाएगा। ये वाला जो एब्जॉर्प्शन है, ये सॉइल से जो कि
जिसमें वाटर एंड मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड रूट हेयर में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। तो ये भी जो एब्जॉर्प्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से होता है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है वो मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो रूट हेयर होती हैं वो थिन वॉल्ड सिलेंडर एक्सटेंशन होती हैं एपिडर्मल सेल्स की। जो रूट पे एपिडर्मल सेल बाहर को प्रेजेंट होती हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो बाहर की तरफ निकल के आ जाती है। एपिडर्मल सेल जो है, सपोज ये रूट है, अब इसकी जो एपिडर्मल सेल है वो इस तरीके से बाहर आ जाएगी। यहाँ से जो इसकी एपिडर्मल सेल है ये यहाँ आ गई, तो ये एपिडर्मल सेल जो बाहर वाली सेल है वो बाहर की तरफ उसका एक्सटेंशन हो जाता है और वो हेयर का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, ये किस लिए होता है? ये होता है क्योंकि इससे जो है वो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये ऐसे था तो ये कम ही एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन जब ये इस तरीके से बन जाता है, जब ये इस तरीके से इसका एक्सटेंशन हो जाता है तो इससे क्या है, इससे जो है वो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हुआ कि इसने जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया। इस तरीके से हम देखिए तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ गया। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद मिनरल सॉल्यूट्स। वाटर जो है वो किसके साथ एब्जॉर्ब हो रहा है? मिनरल सॉल्यूट के साथ एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब वाटर भी एब्जॉर्ब हो रहा है और मिनरल सॉल्यूट्स भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कौन कर रहा है? रूट्स कर रहे हैं, प्योरली बाय डिफ्यूजन। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। Once water is absorbed by the root hair, it can move deeper into the root layer by two distinct pathway. अब जब यहाँ से वाटर इन्होंने एब्जॉर्ब किया तो वाटर जो यहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर रूट के इनर जो डीपर लेयर्स है वहाँ तक जाएगा। ठीक, वहाँ जाने के लिए इसके पास दो पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे होता है एंड सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। So the apoplast is the system of adjacent cell wall. Adjacent cell wall का system है, ठीक है, that is continuous throughout the plant. Plant में ये continuously होता रहता है except the Casparian strip of the endodermis. ये कहाँ पे नहीं होगा? सिर्फ जो Casparian strip है endodermis में, जो Casparian strip present होती है root में, वहाँ पे नहीं होगा। द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर, जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है वाटर का, अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू होगा, एंड द वॉल ऑफ द सेल, और जो सेल के वॉल्स होती है उनके थ्रू होगा। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये जो क्या नहीं करेगा, ये सेल के जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। एक तो एपिडर्मिस प्रेजेंट है जो सबसे बाहर होती है, उसके अंदर जो है वो कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, उसके अंदर एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, और सबसे अंदर जो है वो जाइलम प्रेजेंट है। जो एंडोडर्मिस है वहाँ पे ही प्रेजेंट होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब जो वाटर एब्जॉर्ब किया रूट हेयर ने वो गया एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में जो इसने एब्जॉर्ब किया उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो इसका सेल वॉल के थ्रू, इसकी सेल वॉल से मूव करता हुआ वाटर कहाँ जाएगा? ये जाएगा कॉर्टेक्स में। और कॉर्टेक्स में भी कहाँ मूव करेगा? ये इसके भी सेल वॉल में ही मूव करेगा। इसके सेल वॉल से मूव करता हुआ वाटर कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है एंडोडर्मिस में। यहाँ पे ये एंडोडर्मिस में आ गया। अब इसने जब एंडोडर्मिस में आया वाटर, तो यहाँ पे तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप को तो क्रॉस नहीं करेगा, तो वाटर कहाँ चला गया? एंडोडर्मिस में चला गया। एंडोडर्मिस में जाने के बाद वाटर कहाँ गया? पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल से कहाँ चला गया? जाइलम में चला गया। तो अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं, जब हम डायग्राम देखते हैं यहाँ पे जो है वो वाटर जो है वो रूट हेयर ने
एब्जॉर्ब किया। रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होते हुए कहाँ जा रहा है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस और सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस और सेल वॉल से होता हुआ वाटर जो है वो कहाँ चला गया, जाइलम में चला गया। इस तरीके से वाटर जो है वो जाइलम में मूव करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर जो यहाँ से रूट हेयर से जो मूव कर रहा है, इसके लिए कोई भी बैरियर प्रेजेंट नहीं है। वाटर जो है वो फ्रीली अंदर को मूव कर जा रहा है, जाइलम तक पहुँच जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एपोप्लास्ट जो है वो एपोप्लास्ट पाथवे जो है उसमें एडजेसेंट सेल वॉल के थ्रू जो है वो वाटर मूव करता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस भी उसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड द वॉल ऑफ द सेल्स। ठीक, मूवमेंट जो है एपोप्लास्ट के थ्रू जो मूवमेंट होता है डज नॉट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ये इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। ये कहाँ से निकल रहा है, ये तो सेल वॉल से निकल जा रहा है। ये कहाँ से निकल रहा है, सेल वॉल से। सेल मेम्ब्रेन को तो ये क्रॉस ही नहीं कर रहा है। फिर दिस मूवमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट। ये मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है, ये मूवमेंट जो है वो ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है का मतलब क्या हुआ, अब ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। रूट हेयर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे ये जो सॉइल प्रेजेंट है, ठीक। यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होगा वो वाटर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा। जब वो वाटर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो उसका यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यहाँ पे सॉइल में क्यों वाटर ज़्यादा है, क्योंकि हम पानी दे रहे हैं ना सॉइल को। जब हम वहाँ पे जब पानी दे रहे हैं तो वाटर ज़्यादा हो जा रहा है। वाटर ज़्यादा हो जा रहा है तो मतलब वहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब हम रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर में तो जो है वो वाटर है नहीं, तो यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है वो कंपेयर टू द सॉइल, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम है। तो सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब होगा मींस हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। वो किस में होता है, वो होता है डिफ्यूजन में। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा हो गया डिफ्यूजन में, ठीक। तो रूट ने जो है वो इस तरीके से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। अब इसने वाटर को जब एब्जॉर्ब कर लिया थ्रू द डिफ्यूज़न, ठीक, तो वाटर हमारा मूव करने के बाद एपिडर्मिस के थ्रू होता हुआ वो जाता है कॉर्टेक्स में चला गया। कॉर्टेक्स में होता हुआ वाटर जो है उसके बाद अंदर चला गया एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस के बाद जो हमारे पास जो वाटर है वो जाइलम में मूव कर जाता है, ठीक। तो एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू द मास फ्लो। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है वो मास फ्लो के थ्रू होगा। कैसे मास फ्लो के थ्रू होगा, मास फ्लो के थ्रू होगा। क्यों मास फ्लो के थ्रू होगा, क्योंकि हमने उसमें देखा था प्रेशर, ठीक है। तो पुश एंड पुल हो रहा था। पुश एंड पुल कैसे हो रहा है, यहाँ से रूट हेयर ने वाटर लिया, ठीक। यहाँ पे जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कॉर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो प्रेशर कम है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, इस प्रेशर ने जो है वो इसको पुश किया, और यहाँ वाले जो कॉर्टेक्स है जहाँ पे प्रेशर कम है इसने इसको पुल कर लिया। तो यहाँ से ये खींच रहा है, यहाँ से ये पुश कर रहा है, और कॉर्टेक्स पे जो है वहाँ से वो खींच रहा है। तो यहाँ पे को
कोहेशन मतलब कि वाटर से वाटर के मॉलिक्यूल ही एक दूसरे को खींच रहे हैं, और एडिशन यहाँ पे जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं वो भी यहाँ पे एक दूसरे को मतलब वाटर को खींच रहे हैं। वो चीज़ हम यहाँ देखते हैं। द एपोप्लास्ट मूवमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट, किसी भी तरह का बैरियर नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और जो वाटर मूवमेंट है वो थ्रू मास फ्लो के थ्रू हो गया। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ प्रेशर कम था, इसने पुश किया, इसने पुल कर लिया, इसने यहाँ खींच लिया। यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम है, इसने पुश किया, इसने पुल कर लिया, तो इस तरीके से खींच लिया हम। फिर एज वाटर इवेपोरेट्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस, जैसे ही वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है इंटरसेलुलर स्पेस में और द एटमॉस्फेयर में, तो जो टेंशन डेवलप होती है इन द एक जो कंटिन्यूअस स्ट्रीम है वाटर की, वहाँ पे एक टेंशन डेवलप होती है, वो सिर्फ एपोप्लास्ट में हो रही है अभी। हैंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर, इसीलिए जो है वो मास फ्लो हो रहा है वाटर का। मास फ्लो कैसे हो रहा है? ड्यू टू एडेशन एंड कोहेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब वही बात है, एडेशन प्रॉपर्टीज का क्या, यहाँ पे दूसरे सब्सटेंसेस हैं, उन्होंने जब वाटर को खींचा तो वो एडेशन एडहेस मतलब जो है वो चिपका रहे हैं। और कोहेसिव जो है वाटर से, वाटर की प्रॉपर्टी है, वाटर जो है वो वाटर को खींच रहा है, और सब्सटेंस जो है वो वाटर को खींच रहे हैं, वो एडहेशन हो गया। और वाटर वाटर को खींच रहा है, वो कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। कैसे वाटर निकला था? वो सेल वॉल से निकलता हुआ, इंटरसेलुलर स्पेसेस से निकलता हुआ जो है वो जाइलम में पहुंच जाता है। ये हमने पढ़ा है इसमें एपोप्लास्ट में। तो